हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री का क्लास करने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से हम सिंधु घाटी सभ्यता के उन सभी स्थलों के बारे में पढ़ेंगे जिसे पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इससे पिछले क्लास में हम ये चर्चा कर चुके हैं कि कुल कितने स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, कौन कौन से स्थल कहाँ हैं और कितने स्थल कहाँ कहाँ हैं। इन सभी बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम हड़प्पा, जो कि सबसे प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसके बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे जो कि सबसे प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन एक बात आपको बता दें कि किसी भी सभ्यता के बारे में पढ़ने से पहले, पुरास्थल के बारे में पढ़ने से पहले आपको इस टॉपिक की जानकारी होना काफ़ी आवश्यक है, जो है रेडियो कार्बन पद्धति। क्या है? रेडियो कार्बन पद्धति। अब आप कहेंगे कि इसका यूज़ कहाँ होता है, तो किसी भी पुरास्थल की यदि खुदाई होती है तो उसमें से वस्तुएं निकलती है और उस वस्तु का आयु का पता लगाना जो है वो रेडियो कार्बन पद्धति का ही काम है। इसी के द्वारा इतिहासकार जो है रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा ही उस वस्तु का पता लगाता है कि कब से ये वस्तु यूजलेस है, यानी कि कब से इसका प्रयोग नहीं हुआ है, इसकी आयु कितनी वर्ष है। इसके खोज की बात करें तो विलियर्ड्स एफ लिस्बी ने इसकी खोज की थी, किसकी? रेडियो कार्बन पद्धति की। अब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं बारीकी से। तो आपको बता दें, संसार के किसी भी वस्तुओं में केवल शीशा को यदि आप छोड़ दें, शीशा को छोड़कर संसार की कोई भी वस्तु हो, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, उसमें कार्बन के 2 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं? कार्बन के 2 अणु होते हैं। और वो अणु कौन कौन से हैं? तो एक है C12 यानी कि C12 और दूसरा जो है C14 C14। अब आइए आगे बात करते हैं कि आखिर इन दोनों की क्या भूमिका है किसी वस्तु में विद्यमान होने की। तो आपको बता दी, कोई भी वस्तु जब तक सजीव अवस्था में रहता है तो ये दोनों बराबर होता है। C14 और C12 जो है ये दोनों बराबर की मात्रा में किसी सजीव वस्तु में पर्याप्त होती है, लेकिन ज्यों ही वस्तु मृत अवस्था में जाती है। अब आप ये कहेंगे कि निर्जीव वस्तु कैसे मृत अवस्था में जाएगी सर? तो आपको हम बता दें कि निर्जीव वस्तु का यदि आप यूज करना छोड़ देते हैं, जैसे आपके पास एक पेन है, आज से इसका यदि आप यूज करना छोड़ देंगे, मृत अवस्था में चली जाएगी। और इसमें से क्या होगा, जब ही ये मृत अवस्था में जाएगी तो C12 जो है जितना का है उतना ही इसमें विद्यमान रह जाएगा, लेकिन C14 की मात्रा इस वस्तु में से घटना शुरू हो जाएगा। जिस वस्तु का आप यूज करना छोड़ दिए हैं उसमें से C14 का मात्रा घटना शुरू हो जाएगा और 5730 वर्ष में इस पेन में से जो है C14 की मात्रा आधी रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? आधी रह जाएगी। भले ही C12 उतना का उतना ही रहेगा, लेकिन 5730 वर्ष में C14 की मात्रा उस कलम में से आधी हो जाएगी। इसी बात से पता लगाते हैं इतिहासकार कि ये वस्तु जो है कितने वर्ष का है, कितने वर्ष से इसका यूज नहीं किया गया है। अब आइए हम उस स्थल के बारे में बात करते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, वो है हड़प्पा। अब इसके खोज के बारे में हम बात कर लेते हैं। वैसे तो पिछले क्लास में भी हम इसके खोज और स्थिति के बारे में जान चुके हैं, लेकिन पुनः हम आपको बता देते हैं कि इसकी खोज सबसे पहले 1921 ईस्वी में 1921 में राय बहादुर साहनी द्वारा किया गया था। वहीं स्थिति की बात करें कि ये कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये स्थित है। और फिलहाल की बात करें तो मोंटगोमरी ज़िला कहाँ स्थित है? मोंटगोमरी ज़िला साहिवाल में ये स्थित है। अब आगे बात कर लेते हैं कि जब इसकी खोज हुई तो पुरातत्व विभाग के निर्देशक कौन थे? तो वो थे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल उस समय के निर्देशक थे जब हड़प्पा नाम के स्थल की खोज हुई थी। अब आइए हम बात कर लेते हैं उत्खनन की, यानी कि इसके खुदाई की। तो सबसे पहले इसकी खुदाई जो हुई थी वो 1926 ईस्वी में हुई थी, जो माधो स्वरूप वत्स द्वारा, यहाँ पर वत्स होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। और दूसरी बात जो खुदाई हुई थी वो 1946 यानी कि 1946 में मार्टिन व्हीलर द्वारा खोज किया गया था। अब इसके नगर नियोजन के बारे में हम बात कर लेते हैं।
तो ये नगर जो है 2 भागों में विभाजित है। बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये जो है विभाजित है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये रावी नदी है और इसके तट पर जो है हड़प्पा नाम का स्थल है। वैसे आप ये कहेंगे कि नदी के किनारे ही क्यों सभ्यता के लोग बसते थे, तो आपको बता दें कि नदी के किनारे कृषि के लिए पानी का उपयोग उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता था और खुद के पानी के लिए भी उतना पड़ता था। घुमक्कड़ की स्थिति उनमें नहीं होती थी, इसलिए नदी के किनारे ही संभव हो पाता था उस समय किसी भी सभ्यता का बसना। आज का दौर नहीं है। आइए अब बात कर लेते हैं इसके 2 पार्ट की कि किस तरह से इसका 2 पार्ट है। एक पार्ट जो है वो पूर्वी टीला है। कौन सा है? जिसे नगर टीला कहा जाता है। अब आप ये कहेंगे कि नगर टीला में कौन रहते थे और पश्चिमी टीला जो कि दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता है, इसमें कौन रहते थे। तो पश्चिमी टीला की बात करें तो इसमें प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे। कौन रहते थे? प्रशासनिक ऑफिसर्स लोग रहते थे पश्चिमी टीला पर, जो थोड़ा ऊंचाई पर होता था। और नगर टीला जो था वो निचले भाग में हुआ करता था, पूर्वी टीला जिसे हम कहते हैं। और इसमें नागरिक रहते थे, वहाँ के लोग रहते थे, जो कि साधारण लोग हुआ करते थे, वो नगर टीला में निवास करते थे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा इस पिक के माध्यम से समझ लीजिए दुर्ग टीला और नगर टीला के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है दुर्ग टीला है और दुर्ग टीला में हम बात करें, आपको जूम करके हम दिखा देते हैं। पहले दुर्ग टीला की बात कर लेते हैं जो कि ऊपरी हिस्सा में हुआ करता था। और तो दुर्ग टीला में क्या क्या हुआ करता था, इन सभी बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, ये अन्नागार है, इसमें अन्न का भंडारण किया जाता था। और ये जो देख रहे हैं आप इस तरह से, ये कोठियाँ हैं और इसमें अन्न का भंडारण किया जाता था। लाइन से एकदम 12 कोठियाँ हैं, 6 इधर होती थी और 6 इधर होती थी और इसमें अन्न हुआ करता था अन्नागार में। अब आगे ये देख लीजिए, ये क्या है? ये प्रशासनिक निवास है, ये प्रशासन का निवास स्थान है। हमने आपको पहले ही बता चुका है कि दुर्ग टीला में प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे। तो ये प्रशासनिक निवास था और यहाँ से आवास में घुसने का रास्ता था। ये जो है ये रास्ता है घुसने का। और यहाँ पर कुछ मजदूर रहते थे जो कि यहाँ पर नगर टीला में काम करते थे, अन्नागार में करता हो या फिर यहाँ पर करता हो, इन सभी के घरों में काम करता हो, उनके लिए आवास हुआ करता था, श्रमिक आवास, वो यहाँ पर हुआ करता। तो आइए हम आपको कुछ इमेज दिखाते हैं जिससे आपको इन सभी टॉपिक को समझने में काफ़ी आसानी होगी। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत ही ऊंचाई पर बसा हुआ नगर है और यही जो है नगर टीला था, पश्चिमी टीला था हड़प्पा स्थल का। पश्चिमी टीला यही था जिसे माउंट एबी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउंट एबी भी कहा गया। अब आइए अगले इमेज की बात करते हैं। ये इमेज जो है मोहनजोदड़ो का स्नानागार है। क्या है? मोहनजोदड़ो में जो स्थित स्नानागार है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा ज़रूर करेंगे। ये भी स्नानागार का ही पिक है, इन सभी पर हम आगे चर्चा करेंगे। एक बहुत ही बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो में हुआ करता था जिसमें लोग आकर के स्नान करते थे। अब इसकी बात करें तो ये कब्रिस्तान में आप देख रहे हैं कि उत्तर की दिशा में यहाँ पर सर को रखा जाता था, दक्षिण दिशा में पैर, कुछ मृदभांड यानी कि कुछ धातु के बर्तन रख दिए जाते थे सर के नीचे और इधर भी, और इस तरह से इसे दफनाया जाता था। तो कब्रिस्तान में किस तरह से दफनाया जाता था ये भी आप अब जान चुके होंगे। अब नेक्स्ट की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं ये नगर टीला है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बस यदि आपको अच्छा लगा तो क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और LGR स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।